और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक बड़ा एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एलुमनी है, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ बच्चों। और पुराने एरा से चलते हुए नए एरा के सवाल, तो पहला सवाल 1982 का है। इससे जो अगला सवाल है बेटा वो 2024 का है। तो तुम देख रहे हो, तो 1982 से लेके 2024, ये जो 40-50 सालों का जो फासला मॉडर्न फिजिक्स ने जे एडवांस के अंदर कवर किया है, ये पूरा स्पेक्ट्रम आज तुम्हें दिखाऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल के भी हैं मैंने रखे, जो थोड़े बहुत एडवांस के अंदर किसी ना किसी फॉर्मेट में किसी साल टच किए गए हैं। बहुत कुछ करेंगे, बस मजे के साथ बैठिए, सुनिए, देखिए, आइडियाज लीजिए, ठीक है। यस बेटा मैं कमेंट्स सभी का पढ़ता हूं, थोड़ी सी माफी चाहता हूं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे आजकल कमेंट्स आ रहे हैं, आप जानते हैं, तो आप लिख दिया करो, मेरे तक पहुंच जाता है, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, जितनी वीडियोस आजकल मैं यूट्यूब पे बना रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स को देख के बना रहा हूं, तो चिंता मत करो, मैं पढ़ता हूं, है ना, ये मेरा परिवार है। चलो जी आ जाओ यार, फटाफट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 1982 का है, स्टैंडर्ड बेसिक लेवल का सवाल है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जहां तक मेरी सोच है। ना कर पाओ तो खुद को एक थप्पड़ जरूर लगाना। एक हाइड्रोजन एटम है, वो ग्राउंड स्टेट में है, इज एक्साइटेड बाय मींस ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बाय वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा हो क्या रहा है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स के लेवल होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास एक n=1 पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़े और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट किया है बाय 975 एंगस्ट्रॉम, 975 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ से एक्साइट किया है, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ भी कहूं, तू सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल ले, 1242, वेवलेंथ को डालना है नैनोमीटर के अंदर और तुझे आंसर इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो जानता है इस बात को। तो सबसे पहला स्टेप तुझे पता हो कि भैया तूने जो थ्रो किया है वेवलेंथ, उसकी एनर्जी क्या है, तभी कुछ वो आगे एक्साइटेशन तू समझ पाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि n=2, n=3, n=4, n=5। तो ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो गैप होता है ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 1 और 3 का जो गैप होता है वो होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही 1 और 4 का जो गैप होता है वो होता है 12.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात को समझ रहे? तो डिफरेंट गैप्स होते हैं। तो अगर वेवलेंथ हमारी इसकी 10.2 हुई तो n=2 पे आ जाएगा। अगर ये इसकी एनर्जी 12.1 हुई तो हमारी n=3 पे आ जाएगा। और अगर मान लो 11 है, मान लो इसकी एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बहुत सारे बच्चे ना ये बेवकूफी करते हैं कि सर इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो 11 पे कहीं बीच में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्वांटाइजेशन है। तो या तो 10.2 वाला एब्जॉर्ब होगा या 12.1। अगर आप 11 दोगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो पहला आइडिया अपने दिमाग के अंदर, एडवांस के अंदर रख लो, एब्जॉर्ब ही वही होता है जो उसे किसी एक डिफाइंड लेवल से लेके किसी दूसरे डिफाइंड लेवल तक ले जा पाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम दिमाग में तो ये रखना है। तो यहां पे अगर तू ये निकालेगा 1242, अगर तू इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 97.5 नैनोमीटर बन जाएगा। एंगस्ट्रॉम को अगर करेगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये सारा तो अगर सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करके कुछ तेरा बेटा 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो करके देख ले, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अगर मान ले इसको नियरली 100 ही मान ले तो 12.4 है ना, तो थोड़ा सा 12.4 से ज्यादा आएगा तो 12.7 के आसपास ही बन जाता है। एंड 12.7 तो जैसे लिख देगा तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब तू यहां कहीं आ रहा है तो तेरा एक्साइट होके कहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन, n=4 पे। तुझसे पूछा गया हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल। तो देख यार, नंबर ऑफ लाइंस का तो फॉर्मूला सबको पता ही है, n×n-1/2। तो ये तू ठोक देगा 4×4 - 1/2। तो सॉल्व करके 6 आ जाएगा। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली तेरी एमिट होंगी। तो सॉल्व कर, तेरा आंसर खटैक करके निकल आएगा, है ना, दैट इज 6। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देखे होंगे, आपको बता रहा हूं एडवांस में कई सालों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुझे लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। तो 2024 का आया है, दो देख रहा तो पूरे स्पेक्ट्रम आज हम कवर करने वाले हैं, चिंता मत करो। और बीच के भी बहुत सारे साल आएंगे आपके सामने।
अगला सवाल 2024 का दिखाता हूं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। लास्ट ईयर वैसे मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज थोड़ी कम आई है, तो जो आई है वो सवाल मैं आपके सामने आपको बता रहा हूं। यार ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, ये इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। कई बार क्या होता है बोहर मॉडल के अंदर, आप जानते हैं वो जो फोर्स होती है कुलंबिक फोर्स है ना, जैसे यहाँ पे प्लस जेडी है, यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि यार ये जो फोर्स लगती है ये कुलंबिक फोर्स लगती है, जैसे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है ना, और आप जानते हैं ये mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है बोहर मॉडल में। तो कई बार क्या करते हैं इस फोर्स को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देख जो फोर्स है तुझे दे दी उसने कितनी, माइनस के आर के बराबर। तो पार्टिकल ऑफ मास रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स माइनस के आर, माइनस का मतलब भाई इट इज रेडियली इनवर्ड, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी भी तुझे दे दी के आर स्क्वायर बाय 2। अब देख वैसे भी तुझे ये बात बतानी चाहिए जो फोर्स होती है वो माइनस डेल जी बाय डेल आर है, तो अगर तू इसे डिफरेंशिएट करेगा तो देख माइनस साइन के साथ, तो के बाय 2 कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा, तो टेक्निकली ये माइनस की आर ही बन जाएगी जो यहाँ पे तुझे दी हुई है। तो बेसिकली ये और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब वो एक ही बात है, ठीक है मेरे साथ। Where k is a positive force constant, r is the radial distance from the origin. According to the Bohr quantization rule, the angular momentum of particle is given by L is equal to, ये h जो है, अब देखिए यार ये जो L है ना, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा mvr, so this is equal to nh by 2 pi। तो कई बार अपन क्या करते हैं n into h डॉट लिख देते हैं, ये जो h by 2 pi होता है ना, ये h by 2 pi, कई बार इसे h डॉट लिख देते हैं या इसे h के ऊपर ऐसे दो लाइनें लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं NH के ऊपर लाइन, तो ये जो h के ऊपर लाइन है ये एक्चुअली h by 2 pi है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। Whereas is the Planck's constant, n is positive integer, with v and e are the speed and the total energy। स्पीड मेरी जो है, स्पीड और e जो है ये मेरी क्या है, दे रिप्रेजेंट्स माई टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है एबीसीडी में वो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारा सवाल है, ठीक है। डन है। तो मोटी मोटी बात जो है वो हमारी ये वाली बात है। तो देख यार बड़ी सिंपल सी बात है विनय सर, हम अपने कहां गया, हाँ अपने काम करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को दोबारा रीड्रॉ करते हैं कि सर ये हमारा लेट्स से न्यूक्लियस है प्लस जेडी के बराबर है, ये हमारा एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में हमारे पास लेट्स से मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, मास एम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, मास एम है। इसके बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं इस फोर्स की बेटा वैल्यू को निकालूं तो ये फोर्स क्लियर कट मुझे बताइए के आर के बराबर है, एंड वी नो इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। मैं बच्चों इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं ये बात का कॉन्फिडेंस तुम्हें देना चाहता हूं और ये तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है, तुम इस बात को सुन के तुम्हारे दिमाग में ढोल बजने चाहिए कि हाँ सर हम इस बात से पूरा 500% रेजोनेट करते हैं। पूरा बोहर मॉडल मात्र दो इक्वेशंस के ऊपर बना हुआ है। एक होती है हमारी ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi, एक हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। दूसरी जो है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर है, दैट F इज इक्वल टू kr दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। बस इन्हीं दो बातों के ऊपर आपका पूरा जो बोहर मॉडल है वो हमारा कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो आपको इसी के अराउंड जो है वो बेसिकली सारी जो गेम होती है वो खेलनी होती है। अब रही बात हमारी आगे बढ़ने की, तो आप समझ लीजिए यहीं से आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस वेरीफाई करनी है मुझे। पहली इक्वेशन में रेडियस और NHMK में वैल्यूज चाहिए, तो यार बेटा भाई यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल लो, बहुत ही सिंपल है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ठीक है, ए ऑप्शन को थोड़ा क्रिएट करते हैं, तो ये बन जाएगा के आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर, और आप यहां पे लिख सकते हैं के आर स्क्वेयर इज इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वेयर, और v का स्क्वेयर अगर आप निकालोगे तो v का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, NH डॉट बाय mr का स्क्वेयर। बेटा मैं देख ले ठीक लिख रहा हूं है ना। तो अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो NH डॉट बाय mr, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है कि यार h डॉट, अगर आप देखोगे आपको h डॉट में आंसर देना है। तो मैं अगर इसे क्रिएट करूं तो देखिए लास्ट ईयर का सवाल है जेईई एडवांस का, तो के आर स्क्वेयर इज इक्वल टू m इंटू n स्क्वेयर h डॉट का स्क्वेयर अपॉन m स्क्वेयर r स्क्वेयर अपॉन m स्क्वेयर r स्क्वेयर। तो यहां से बेटा मैं देख सकता हूं m से m में कट गया, ये r स्क्वेयर इधर आ जाएगा, k को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा r की पावर 4 इज इक्वल टू n स्क्वेयर h डॉट का स्क्वेयर अपॉन m के। और अगर मैं यहां पे देखूं ऑप्शन में r स्क्वेयर है, तुझे एक बार अंडर रूट करना पड़ेगा, तो अगर मैं एक बार अंडर रूट कर दूं तो ये बन जाएगा r स्क्वेयर इज इक्वल टू NH
NH ये NH अपॉन रूट एम के अपॉन अंडर रूट एम के। ठीक है जी, तो ये जो है आपका आंसर बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन रूट एम के, NH अपॉन रूट एम के। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है सर, ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा तो वेलोसिटी को भी प्रूव कर सकता है। तो तूने इस इक्वेशन में क्या किया, तूने इस इक्वेशन में वेलोसिटी को एलिमिनेट किया। तो वेलोसिटी को एलिमिनेट करने की बजाय तो रेडियस को एलिमिनेट कर, तो k इंटू आर का स्क्वायर, ये बी ऑप्शन के लिए अपन थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, k इंटू आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर एच डॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर एच डॉट का स्क्वायर और आर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू विनेसर एम वी स्क्वायर। तो देख रहे हैं, तो के आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर की वैल्यू मैंने वहां से वेलोसिटी की टर्म में निकाल ली, तो तू यहां से वेलोसिटी निकाल ले, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं ये इधर आ जाएगा, तो v की पावर 4 जो निकल के आ रहा है वो साफ साफ निकल के आ रहा है k एन स्क्वायर एच डॉट का स्क्वायर और नीचे हमारा ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा एम क्यूब। और अगर मैं v का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच डॉट का ये एच डॉट आ जाएगा। ठीक है जी, एन एच बार आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ के बाय एम क्यूब, के बाय एम क्यूब ये आ जाएगा। चाहो तो एक एम बार भी निकाल सकते हो, एक अंदर रह जाएगा आपका। तो मैं मोटी मोटी बात अगर यहाँ पे देखूंगा, ये के बाय एम क्यूब, ये बी ऑप्शन भी आपका बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरे भाई तो सी भी ट्राई कर सकता है, सी भी तेरा करेक्ट आ जाएगा, तो करके देख लियो। और ये वाली ऑप्शन तेरी गलत आ जाती है, सिर्फ ये कैलकुलेशन से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, अब आप देखो, और किसका एम आर स्क्वायर का रेशियो निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, देख तो वैसे निकाल देगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी हमारा mvr है, जो कि एन एच डॉट के बराबर है। विनय सर, यस सर। और एम आर स्क्वेयर जो है हमारा, एम आर स्क्वेयर जो है हमारा, है ना, एम आर स्क्वेयर। तो देख लीजिए, आप इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो m इंटू आर का स्क्वेयर जो होगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू आर स्क्वेयर जो होगा वो होगा हमारा, है ना, m ऊपर आ जाएगा, रूट m ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देख मेरे भाई, अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी मल्टीप्लाई करूं, एक रूट m ऊपर आ जाएगा, NH n इंटू एच डॉट अपॉन अंडर रूट के, है ना, अपॉन अंडर रूट के। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप सिंपली इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो बड़ा मस्त तरीके से ये आपका ये कट जाएगा। तो L बाय एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ विनेसर के बाय एम। तो तू ये करके देख, तेरी ये वाली ऑप्शन भी एग्जैक्टली मैच कर रही है। डी करके देख लो, डी मैच नहीं होते। ये सारी चीजें आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन। आप कई बार बोहर मॉडल का बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों चेंज कर देते हैं। लर्निंग बस यहाँ पे ये है, कई बार बोहर मॉडल के अंदर जो फोर्स होती है और जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो तुझे वो हैंडल करना आना चाहिए, और कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी। देख बेटा, एडवांस और मेंस में यही अंतर है, तो मेरी बात को समझ। एडवांस और मेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि तेरे को वो कंस्ट्रक्शन बेसिक से करवाएगा। रटा रटाया फॉर्मूला नहीं चलेगा, रेडियस इज एन स्क्वायर बाय जेड। तो उसने उसको जो डेरिवेशन है उसको उसने दोबारा रिक्रिएट करवाया, फोर्स का फॉर्मूला बदल के। बस थोड़ी मेहनत लगेगी आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हर क्वेश्चन अपने आप में एक लर्निंग है। ये सवाल जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सबसे ब्यूटी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हमारा एक कंसेप्ट होता है एटॉमिक कोलिजन। एडवांस के अंदर ज्यादा आता है, मेंस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो इसको जरा सभी बच्चे ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके बाद जो अगला सवाल है वो इसी का बड़ा भाई है, ठीक है। और वो हमारा एडवांस का PYQ है। तो उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लगे। आई होप ये वही सवाल है, कोई और सवाल नहीं है। हाँ, शायद वही सवाल है। हाँ, वही है, हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है। देखो, हमें कह रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान से सुनना। तो आई हैव अ न्यूट्रॉन, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इस न्यूट्रॉन का कुछ मास होगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ mv², और ये वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है विनय सर। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इट कोलाइड्स विद द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट पे इसने हिट किया। तो जो हाइड्रोजन एटम है तेरा भाई, है ना, जो खड़ा है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम जो है तेरा भाई जो खड़ा है यहाँ पे, वो ऐसा खड़ा है। और ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम जो है ये हमारा रेस्ट पे है। इट इज एट रेस्ट, ये हमारा रेस्ट पे है विनय सर, ठीक है जी। इट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे खड़ा है। निग्लेक्ट द डिफरेंस इन मास बिटवीन द न्यूट्रॉन, है ना, एंड हाइड्रोजन। तो इनके बीच का जो मास है वो हमें इग्नोर करना है। मतलब इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं, ठीक है।
और आपसे पूछा गया है ये हमारी न्यूट्रॉन है और लाइन ऑफ मोशन को नहीं छोड़ेगा, तो मतलब ये हमारी हेड ऑन कोलिजन है, मतलब समझ रहे हो, ये बिल्कुल 1D कोलिजन है। तो मतलब टक्कर के बाद ये दोनों इसी लाइन में चलेंगे जिस लाइन में ये पहले पड़े हुए थे, ठीक है। इट इज बेसिकली हेड ऑन, ऑब्लिक नहीं है, ऐसे नहीं है कि उसने उसको ऐसे ऑब्लिक मारा, तो हेड ऑन कोलिजन है, वो भी उसने सिंप्लीफाई कर दिया। तो लिखा हुआ है यहाँ पे एज्यूमिंग द हाइड्रोजन है ना एंड न्यूट्रॉन डज नॉट लीव इट्स लाइन ऑफ मोशन, अपना लाइन ऑफ मोशन उन्होंने लीव नहीं किया। फाइंड द पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर द इवेंट। तो ये जो तुम न्यूट्रॉन देख रहे हो ना, ये वाला है ना, तो इस न्यूट्रॉन की, ये जो न्यूट्रॉन तुम देख रहे हो इसके पास जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी k डैश, तो इस न्यूट्रॉन की जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ये हमारा सवाल है। सवाल समझ गया तुम? सवाल तेरे समझ में आ गया? हाँ जी मैंने सर, मोटी मोटी बात सवाल मेरे समझ में आ गया। तो न्यूट्रॉन की तुझे नई नई पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज को है ना यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ठीक है भाई, बात बहुत क्लियर है, तो अपन सीधा शुरू करते हैं सवाल को। और अब देखिए यार, आमतौर पे मैं तुझे बता देता हूँ इस क्वेश्चन की इतनी वैल्यू क्यों है। आमतौर पे जब दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो मुझे नेचर ऑफ कोलिजन पता होता है कि भैया इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, और तुझसे पूछा जाता है बाद में क्या होगा। अब यहां पे तुझसे पूछा तो गया है बाद में क्या क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन नेचर ऑफ कोलिजन के बारे में हमें कोई हिंट नहीं है, ठीक है, कि कोलिजन कैसी हुई है। तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि पहले मैं जज करूंगा कोलिजन होगी कैसी, अगर कोलिजन कैसी होगी ये मुझे पता लग जाए तो बाद में क्या होगा वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन को खूबसूरत बनाता है, पहले पता होना चाहिए खूबसूरत क्यों है, और अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है उसका एक सिंपल सा तरीका जो है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। आपको ये पता है कि n इक्वल, अभी मैंने लिखा भी था बोर्ड पे कि n इक्वल टू 1 से 2 अगर आप जाते हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप चाहिए होता है। 1 से 3 का गैप जो है वो 12.1 है, 1 से इसका जो गैप, ये नॉट एग्जैक्टली 12.8, इट इज बेसिकली 12.72, ठीक है। तो ये 1 से 4 का जो गैप है वो 12.72 है, ठीक है। ये गैप सारे बच्चों याद रखना, और बाकी बेटा ये भी याद रखना, अगर 2 और 3 का गैप याद रख लो वो होता है 1.89, ऐसे ही 3 और 4 का जो गैप होता है वो होता है हमारा 0.66, 2 और 4 का जो गैप होता है, 2 और 4 का जो गैप होता है वो होता है 2.59, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं याद रख लो, बिकॉज बेटा अगर तुम जेई एडवांस के एस्पिरेंट हो तो फिर तुम्हें ये याद होने चाहिए। 1 से तो सबको याद होती है, एडवांस में कुछ साल पहले ये सवाल आ चुका है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये आया भी हुआ सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइट कर रहा है, तो तुझे पता लगेगा कि यार ये 2.59 अगर एब्जॉर्ब होगा, ग्राउंड स्टेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड स्टेट से मिनिमम एब्जॉर्प्शन 10.2 की है, तो अगर इतना हो रहा है तो मतलब वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे था। तो अगर ये वैल्यू याद रखोगे तो एकदम से समझ में आएगा, अच्छा 2 से 4 गया। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा उस चीज को पहले से ही अपने दिमाग में रख के चले, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको बताता हूं सवाल क्या था। सवाल हमारा, वापस आते हैं, सवाल हमारा ये था कि हाँ ये इसको कोलाइड किया। तो यार इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मैं जो आपको मान लेता हूं, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना होता है, हम मान लेते हैं ये कंसेप्ट है, एक तरह से मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूं एटॉमिक कोलिजन का। Let's assume the collision is perfectly inelastic। तो सबसे पहली चीज जो तुझे करनी है, तूने कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक मानना है। परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं, तुझे अभी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, मुझे 5 मिनट जरा सुनिए आराम से। तो एक और मतलब, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, एक मास रेस्ट पे है, दूसरा मास वेलोसिटी v से उसको हिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv² है, और आप जानते हैं कि अगर ये हमारे मासेस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जाएंगे तो लॉस मैक्सिमम होगा, तो ये दोनों चिपक जाएंगे, सिंगल बॉडी बन जाएगी, और ये जो नई वेलोसिटी होगी v डैश, ये आप मोमेंटम कंजर्व करके लगा देंगे, इसका मोमेंटम mv, इसका 0, उसका आ जाएगा 2m इंटू v डैश, 2m इंटू v डैश। तो मैं अगर और कुछ ना करूं, m से m कट गया, v डैश की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके v/2 आ जाएगी। तो अगर v डैश v/2 है तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m इंटू नई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके k/4 आ जाएगी, k/4 सॉरी हाफ ऑफ 2m आ जाएगा, हाफ ऑफ 2m मास भी तो डबल हो गया ना, है ना, इंटू v/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा mv²/4, और mv²/4 इसका हाफ है, तो दिस कम्स आउट टू बी k/2, दिस कम्स आउट टू बी विनेसर k/2।
तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वो k/2 हो जाएगी। तो अगर मैं तुझसे पूछूं लॉस कितना हुआ, डेल्टा के लॉस कितना हुआ, तो पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी k थी ½ mv², बाद में सिस्टम की एनर्जी होगी mv²/4 मतलब k/2। तो बाद में एनर्जी होगी k/2, और मुझे पता है लॉस तो तभी होगा ना अगर बाद में कम होगी, है ना। तो पहले k थी, बाद में ये होगी, तो मैक्सिमम लॉस मुझे कितना मिला, ध्यान से देख जरा मेरी बात को विनय सर। जो मैक्सिमम लॉस हुआ वो हुआ हमारा k/2। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी विनय सर, हमें गिवन है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना मैक्सिमम लॉस मुझे मिल सकता है, डेल्टा के मैक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं k/2, तो विनय सर 12.5/2 दिस कम्स आउट टू बी कितना, 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा मेरी बात को दोबारा सुन और याद कर, तुझे मैंने कुछ बोला था। इसने जिसको हिट किया है वो हाइड्रोजन एटम है। बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट पे होगा, है ना, n=1 पे होगा, फिर ऐसे n=2 आएगा, n=3 आएगा, फिर ऐसे n=4 आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट पे होगा। ये जो गैप है ये हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये जो गैप है ये हमारा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और ये वाला जो गैप है हमारा ये हमारा 12.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मेरी बात आप समझ रहे हो। तो ये डिफरेंट हमारे एनर्जी के गैप्स हैं। देख अब ध्यान से सुन, कंक्लूड हो रहा है बस अगली 2 लाइनों के अंदर। तेरा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है जी। यार लॉस जो होगा, बेसिकली नुकसान जो हुआ एनर्जी का, वही तो एनर्जी इसको मिलेगी। यार जो लॉस हुआ है सीधी सी बात है, जो लॉस हुआ है वही तो मिलेगा बेटा। देख ये तो जीवन का नियम है, किसी एक का नुकसान है दूसरे का फायदा। तो जो सिस्टम में लॉस हुआ है वो जो मान लो -500 रुपए निकले हैं, वो 500 ही तो बटेंगे दूसरों को। तो अगर इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है तो जो एनर्जी निकली होगी, जो लॉस हुआ होगा, वही उसे मिल सकती है सारी की सारी आइडियल केस में। और वो कितनी है, वो है 6.25। तो क्या 6.25 से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट हो सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि मिनिमम एनर्जी 10.2 है। तो अगर 6.25 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो मतलब ये लॉस पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैक्सिमम लॉस है, मतलब 6.25 मैक्सिमम है। इसमें अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो अगर मान ले पार्शली होती तो ये हमारा 6 होता, 5.5 होता, 4 होता, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ये एक्साइट नहीं हो पाता। तो बेसिकली वो ऐसा लॉस होने ही नहीं देगा। तो मतलब नो लॉस इज पॉसिबल, नो लॉस ऑफ एनर्जी is possible and hence collision is elastic in nature। ये बात आप समझ रहे हैं? hence the collision is elastic in nature। बात होगी यहीं पे खल्लास खत्म। बेटा देख इस वीडियो को, ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है तुझे पहली बार में समझ में ना आए, इसको जरा दोबारा रिपीट करके सुन। मैं कंसेप्ट एक बार क्विकली बता देता हूं। हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलिजन कौन सी होगी। क्या कोई लॉस नहीं होगा, इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, मतलब मैक्सिमम लॉस होगा, या पार्शियली इलास्टिक होगी। ये हम कैसे जज कर पाएंगे? सिंपल सा रूल है, जो लॉस होगा एक एनर्जी, एक प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी का लॉस होगा वही एनर्जी हाइड्रोजन एटम को मिलेगी और वो एक्साइट होगा। तो अगर उसके एक्साइट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो एक्साइट हो सकता है ना, कि वो एक्साइट हो सकता है, अगर वो पॉसिबिलिटी बन जाती है तो लॉस हो जाएगा। अगर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती तो लॉस नहीं होगा। तो मैंने एनर्जी, और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस बात से कि मैंने इनपुट एनर्जी कितनी दी है। तो अगर मेरी एनर्जी 12.5 है तो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है, वो हमारा निकल के आता है k/2, यानी कि वो निकल के आता है हमारा 6.25। तो ज्यादा से ज्यादा 6.25 मिलेगा। तो जो हमें मिलेगी एनर्जी, या तो 6.25 या 6 या 5.5 या 5 या 4, और इनमें से कोई भी वैल्यू एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम 10.2 चाहिए। तो टेक्निकली कोई लॉस पॉसिबल नहीं है, हेंस इट इज गोइंग इलास्टिक कोलिजन। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन में जाएगा तो मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है जी।
तो अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा तो बड़ी सीधी सी बात है, तो जो इसके पास एनर्जी थी ये उसी एनर्जी को आगे कैरी कर लेगा, ठीक है ना। और सॉरी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, मैं गलत बोल गया, तो मतलब सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो कोलिजन कौन सी होगी, वो इलास्टिक होगी। तो अगर कोलिजन इलास्टिक होगी, अगर कोलिजन इलास्टिक नेचर की है, तो अगर ये मान लो v वेलोसिटी से गया और ये रेस्ट पे है, तो अगर कोलिजन इलास्टिक पे है तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और वो v वेलोसिटी से चल पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन का वो 0 निकल के आएगा। इलास्टिक कोलिजन में आपको पता होगा अगर आइडेंटिकल मासेस हिट करते हैं तो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो आप देखो, अगर मैं तुझे सिंपल बोल लूं कि इनकी कोलिजन इलास्टिक है तो क्वेश्चन बिल्कुल घटिया है। अब मैं तेरे से एक ऐसा सवाल करवा रहा हूं जहां पे तू पहले नेचर ऑफ कोलिजन को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सवाल है और इसी का एक और भाई मैं आपको दिखाता हूं जो आ चुका है, और ये जे एडवांस का पीवाईक्यू है, ठीक है। आप जरा देखिए जरा इस क्वेश्चन को भी, ये भी कहीं ना कहीं आपका किसी फॉर्मेट के अंदर यूज हुआ है। बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द सेशन, बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सेशन, ठीक है ना। तो आज के सेशन की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स जो है वो यही है। कह रहे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द He पॉजिटिव आयन। तो तू जरा ध्यान से देख जरा यहां पे क्या सीन है, देख हीलियम पॉजिटिव आयन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है विनय सर? He पॉजिटिव आयन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर He पॉजिटिव आयन की मैं बात करूं, हमें इसे आयोनाइज करना है, ठीक है। तो आयोनाइज करने का मतलब हमें n=1 से हमें इंफिनिटी पे लेके जाना है। तो सीधी सी बात है, एनर्जी कितनी होती है बेटा हमारी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/m²। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं -13.6 इंटू Z, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 2 और N की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारी निकल के आएगी कितनी, -13.6 इंटू 4। तो ये एनर्जी अगर आप निकालोगे तो ये निकल के आता है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो ये ग्राउंड स्टेट की है, ये ग्राउंड स्टेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ 0 ही होगी क्योंकि अगर आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे, तो अगर आप ये एनर्जी का गैप निकालोगे ना, अगर आप इस एनर्जी का अगर आप ये गैप निकालोगे तो ये गैप हमारा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो अगर मुझे हीलियम को आयोनाइज करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही पूछा गया मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू आयोनाइज द हीलियम है। तो आयोनाइज करने के लिए कितनी चाहिए, 54.4। और मैं तुम्हें बता देता हूं 99% जो अच्छे ऑथर्स भी हैं, है ना, अच्छे जो एडवांस की किताबें लिखते हैं, वो इसका आंसर क्या दे देते हैं, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, अच्छे टीचर्स भी इसका आंसर ये दे देते हैं, जो कि एक्चुअली इनकरेक्ट है कि सर 54.4 एक्चुअली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, जरा सुनिएगा। आपने अगर तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने फोटोन से आयोनाइज करना होता कि फोटोन जाए, सारे का सारा फोटोन एब्जॉर्ब हो और वो उसको पकड़ के एक्साइट कर जाए। तो अगर तो फोटोन से मुझे इसे एक्साइट करना होता तो फोटोन की एनर्जी 54.4 चाहिए होती। बट आप फोटोन से नहीं कर रहे, आप कोलिजन से करवा रहे हो, कोलिजन से एक्साइटेशन करवा रहे हो। और कोलिजन भी किससे करवा रहे हो आप, एनर्जी ऑफ प्रोटोन मार रहे हो हीलियम में। तो समझ रहे, तो मैं एक प्रोटोन थ्रो कर रहा हूं एक हीलियम में, और देख हीलियम में तुझे पता होना चाहिए जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है। इसका मास अगर m है तो उसका 4m होगा, बिकॉज हीलियम के अंदर आपको पता होना चाहिए, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है। तो अगर इसके अंदर 4 चीजें हैं, इसके अंदर 1 है, तो उसका मास 4 गुना होगा। अब देख तू कैसे इससे एक्साइट करेगा। अब तुझे पता भी नहीं है कि कोलिजन जो है वो कैसी कोलिजन हो सकती है, तुझे कोलिजन के बारे में भी आइडिया नहीं है। तो तू क्या करेगा, तू बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा, मैक्सिमम लॉस। तो अगर मैं मैक्सिमम लॉस मानूं तो मास यहां पे आ जाएगा विनेसर 5m, और इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी v'। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, है ना। मुझे बेसिकली क्या निकालना है, इसकी एनर्जी निकालनी है। तो मेरा उद्देश्य हमेशा जीवन में क्लियर रखना है। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी ½ mv², और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी जो एनर्जी होगी विनेसर वो होगी ½ mv², और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मोमेंटम कंजर्व करता हूं पहले। इसका मोमेंटम आ जाएगा विनेसर mv, हीलियम वाले का आ जाएगा 0, ये रेस्ट पे है, और फाइनल मोमेंटम उसका आ जाएगा 5m इंटू मेरे भाई v', 5m इंटू v'। तो मैं अगर और कुछ ना करूं, m से m हमारा कट गया, v' की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके v/5 आ जाएगी, v' की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके v/5 आ जाएगी। और अगर मैं तुझसे पूछूं जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ½ इंटू
हाफ इंटू नया मास 5m, हाफ इंटू नया मास 5m, हाफ इंटू नया मास 5m इंटू नई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो नई वेलोसिटी का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये v/5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे देख सकता हूं k डैश की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 5m इंटू v²/25, v²/25। अब देखो जरा, हाफ m v² इज k, हाफ m v² इज k, तो ये k/5 बन गई। तो नई एनर्जी जो आएगी वो k/5 आ जाएगी, नई एनर्जी k/5 आ जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जो हमारी नई काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, सॉरी, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी नई काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी, जो हमारा बेसिकली, जो हमारा एक्चुअली में डेल्टा के होगा, जो लॉस होगा, है ना। तो पहले हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है विनय सर, सॉरी, जो पहले हमारी काइनेटिक एनर्जी है विनय सर वो k है, पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी है विनय सर वो k है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये प्रोटॉन की जगह फोटोन, बेटा गलती नहीं, अरे मेरे कितना क्यूट बच्चा है, कह रहा है सर ये मिस्टेक हुई है सर, इसका आंसर सर वही है जो आप कह रहे हैं, इतनी मेहनत ना करवाओ हमसे सर, ये फोटोन ही होगा। नहीं, फोटोन नहीं है मेरे भाई, प्रोटोन है। ये अच्छा सवाल है, प्रोटोन से एक्साइट कर रहे हो। ठीक है, तो डेल्टा के जो है पहले निकालो कितना लॉस पॉसिबल है। तो इनिशियल के है, फाइनल हमारी k/5 है, ये आ जाएगी 4k/5। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस जो है वो 4k/5 है। आप जरा ध्यान से सुन, देख, डेल्टा के का मैक्सिमम वैल्यू 4k/5 है, और जो लॉस हुआ है इस प्रोसेस में, जो लॉस हुआ है वही एक्साइट करेगा। सीधी सी बात है, जो लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है, ये रूल याद रखना है, n = 1, n = 2, n = 3। मेरी बात तो समझ रहे हैं, और ऐसे ही n = ∞। तो मुझे एक हीलियम को एक्साइट करना है, तो एक्साइट करने के लिए मतलब आयोनाइज करना है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा जो लॉस हुआ है वही मिलेगा, वही मिलेगा टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। ये क्लैरिटी तेरे अंदर होनी चाहिए, मैं तू भूल ना जाए, इसलिए इसे लिख रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर जो करेक्ट थ्योरी है किताबों के अंदर बहुत ही कम गिवन है। ठीक है, तो जो लॉस हुआ है उसी से ही ये जो तेरा इलेक्ट्रॉन है ये तेरा एक्चुअली एक्साइट हो सकता है इंफिनिटी के लिए। ठीक है जी, तो लॉस हमारा कौन सा हुआ है विनय सर? विनय सर जो लॉस हुआ है वो 4k/5 है। तो बेसिकली जो लॉस है वो 4k/5 है, वो हमारा 54.4 के बराबर होना चाहिए, और k पूछा गया है 54.4 इंटू 5/4। और अगर आप इंटू 5/4 करोगे तो ये सॉल्व करके 68 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर आप सॉल्व करना तो इसका आंसर 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ट्रस्ट मी बच्चों ऑन दिस, many good authors, है ना, many good teachers, they commit very huge mistake in this, because this is a excitation by a proton, not by photon. Photon होता तो मैं 100% इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता 54.4 से, बट ये प्रोटॉन से कलाइड करवा के आप एक्साइट कर रहे हो, तो मतलब कलीजन में जो लॉस होगा वही अवेलेबल हो पाएगा उसकी एनर्जी को रेज करने के लिए। ठीक है बेटा, अगर समझ आ रहा है तो प्यारे प्यारे जरा हार्ट्स बना दो, दिल बना दो चैट के अंदर, मुझे भी पता लगे कि तुम लोग समझ पा रहे हो इन चीजों को। क्योंकि तगड़े कंसेप्ट है यार, ये कोई वो नहीं है। डन है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑसम प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट। इस क्वेश्चन को मैं एडवांस के टाइम पे हर साल करवाता हूं। इवन आप मेरे जितने भी वन शॉट देखेंगे आपको ये सवाल जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही इसे बहुत खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे पास बेटा एक सिल्वर का सफियर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनिए। तो मेरे पास एक सफियर है और इस सफियर का मुझे रेडियस गिवन है ना, एंड दैट रेडियस इज गिवन टू मी एज 1 सेंटीमीटर, मतलब आप लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर। ठीक है विनय सर, इस सफियर का, और ये सिल्वर का है, ये सिल्वर का है तो मतलब ये मेटल का है। तो अगर ये मेटल का है, सिल्वर इज अ मेटल, तो इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा। तो मुझे इसका वर्क फंक्शन गिवन है कितना, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है विनय सर, बात आपकी समझ गई, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसे सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, मतलब सस्पेंड मतलब इसको ऐसे हवा में ऐसे करके लटकाया हुआ है। ठीक है, बाय इन अ फ्री स्पेस, इट इज अंडर कंटिन्यूअस एलिमिनेशन बाय 200 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो मैं इसके ऊपर बेटा वेवलेंथ एक लाइट की थ्रो कर रहा हूं, एंड दैट इज 200
नैनोमीटर। मतलब वहां पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1242/200 नैनोमीटर में डालोगे आंसर आपको उसमें निकल के आएगा, क्या आ जाएगा 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी जो फोटोन की एनर्जी आएगी, जो फोटोन की एनर्जी उसको स्ट्राइक करेगी वो करेगी 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है विनय सर, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं यार, अगली लाइन पे चलते हैं। इसके बाद हमें कुछ और गिवन है, एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अब देख, जब ये 6.21 उससे बड़ा है, 6.21 4.7 से बड़ा है, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो अगर आप ये करोगे 6.21 माइनस बेटा 4.7, ये आप करके देखना, ये 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनो, तो यहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और उनके पास एक रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी 0 से लेके k मैक्स तक। हाँ जी विनय सर, बात समझ गए। तो स्फीयर गेट्स चार्ज्ड। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, देखो जैसे ही स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मैं साथ में अगली फिगर बनाता जा रहा हूं, जैसे ही इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ध्यान से सुनना, जैसे ही द मूवमेंट दिस स्फीयर है ना रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो इसके ऊपर इमीडिएटली बेटा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी विनय सर, बात आपकी समझ गए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे इसके ऊपर अगर चार्ज कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू एन के बराबर है। क्यों? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो 2 ही। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो +2 ही आएगा, 3 करेगी तो +3 ही आएगा, 4 करेगी तो +4 ही आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करती जाएगी उतना प्लस एनी चार्ज उसके ऊपर आता जाएगा। अब ये अगर आप बुद्धि लगाएं, अब जरा ध्यान से सोचो, है ना, अगर आप बुद्धि लगाएं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। एक अपनी विनय सर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी विनय सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। अब अगर तू थोड़ा सा भी समझदार है, तो ध्यान से देख यार, ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो ऑपोजिट लगेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इंटू ई वेक्टर। तो अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स E के ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स। मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बाहर, ये जो है हमारा एक सेल्फ क्रिएटेड फील्ड, जो कि उसके ऊपर ही अपने ही चार्ज की वजह से क्रिएट हो रही है, जिससे वो चार्ज हो रहा है और उसके ऊपर एक पोटेंशियल आ रहा है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे निकलने से रोक रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव वोल्टेज लगा के चीजों को रोकते हैं और उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप के मैक्स की वैल्यू लिखें तो के मैक्स हमारा याद होगा आपको E इंटू वी नॉट होता है, और यहां पे उसकी वैल्यू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। तो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से काट दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.51 वोल्ट्स आ रहा है। मतलब अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो मुझे 1.51 का नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल सेटअप की बात करें, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए, तभी सैचुरेशन करंट हमारा 0 होगा। यहां पर वो लगाना नहीं पड़ेगा, वो खुद के चार्ज की वजह से ही एक फील्ड ऐसा आ रहा है जो एक्चुअली उन्हें स्टॉप ही कर रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, जब सरफेस पे चार्ज जो होता है स्फीयर की, वो होता है k3/r। तो जब हमारा वो 1.51 बन जाएगा, जब ये हमारा 1.5 बन जाएगा, उसके बाद फोटो एमिशन बंद हो जाएगा। उसके बाद विनय सर फोटो एमिशन बंद हो जाएगा। क्या जबरदस्त बेटा सवाल है, ठीक है ना। तो खुद पे खुद फोटो, तो होगा क्या, एक स्फीयर पे जब आप हिट करते हो फोटो एमिशन होता है और कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है। तो बेसिकली यही सवाल पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके होंगे। तो ये सवाल ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted फ्रॉम द स्फीयर इज a इंटू 10 की पावर z। ठीक है, तो तुमसे a की वैल्यू पूछी गई है, तुमसे सॉरी z की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देख तू बड़े आराम से निकाल देगा। अब k की वैल्यू तुझे पता है, k है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, q की वैल्यू है ne, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
है ना, और r जो है ये भी हमने लिखा 10⁻², 1 सेंटीमीटर है, तो 10⁻², इसे 1.51 के बराबर कर दे। इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो है n, एक ही वेरिएबल है प्रेशर, वो है n को सॉल्व करना। ये सॉल्व करके वैल्यू निकल के आती है 1.04 इंटू 10⁻7। तुमसे 10 की पावर पूछी गई है, तो 10 की जो पावर है वो 7 है, तो आंसर फाइनल जो रिपोर्ट करोगे वो 7 रिपोर्ट करोगे। बल्ले बल्ले क्वेश्चन है बेटा, लाइक करना बनता है, इस सवाल के लिए लाइक करना बनता है, ठीक है। बड़ा ही एक प्यारा कंसेप्ट है। तो यूजुअली बड़े एडवांस के अंदर एक ये भी बड़ी फेवरेट वैरायटी है, एक स्फीयर को आप फोटो एमिशन करवा रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के, और कितने टाइम के बाद वो फोटो एमिशन हमारा रुक जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत ही बेटा माशाल्लाह कंसेप्ट है जो पूछा जाता है, ठीक है। इसे दिमाग में जहन में रखिएगा। आइए एक सवाल आपको और दिखाते हैं, थोड़ा अलग तरह का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको काफी अच्छे आइडियाज देगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है अपने को कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत ही प्यारा सवाल है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का, है ना, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो कह रहे थे रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इज 9/5। तो बेटा देख यार सीधी बात है, बाल्मर का मतलब है n = 2, n = 2, ठीक है ना, कि तुम 2 पे आओगे तो कहां से आओगे, 3 से, 4 से, 5 से, या इंफिनिटी से। तो पहले इस बात को समझ, अगर तू इंफिनिटी से गिरता है तो मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी, और अगर तू जस्ट ऊपर से गिरता है तो एनर्जी मिनिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए तुझे मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है इंफिनिटी से गिरना, और ये किसी के लिए भी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैग, फंड, है ना, किसी के लिए भी ये बात वैलिड है ना। तो ऊपर से गिरेगा तो हमारा वो आ जाएगा मिनिमम, और बिल्कुल ऊपर वाले से गिरेगा तो हमारा आएगा मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप उसमें मिनिमम है, तो वेवलेंथ आपकी मैक्सिमम। तो आपसे रेशियो पूछी गई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बेटा सबसे पहले 1/λ मिनिमम निकाल लेते हैं। तो 1/λ मिनिमम इज रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/2² माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो मिनिमम वेवलेंथ हमें इंफिनिटी से मिलेगी, तो मैं इसे देख लेता हूं, ये आ जाएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 4। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4/r। अच्छा एक बेटा वैसे भी याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट 1/r की वैल्यू 91 नैनोमीटर होती है, ये भी कई बार कैलकुलेशंस को स्पीड अप करती है, ठीक है, वैसे मेंस में कई बार बताया हुआ है। अच्छा जी, और आगे अगर मैं बढ़ूं यहां से मेरे भाई क्लास में, यहां पे अपने को क्या कह रहा है, अगर मैं और आगे जाऊं, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर। हाँ अच्छा लॉन्गेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो 1/λ मैक्स की अगर मैं बात करूं, मैं एक बार लिख देता हूं, 1/λ मैक्स की अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय कहां गया, हाँ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ लेनी है तो 3 से 2 आना पड़ेगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 1/λ मैक्स इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम लीजिए, 9 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस 36 आ जाएगा आपका, ऐसे ही होगा ना, हाँ 9 4 36, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 - 4 करोगे तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 1/λ मैक्स आ जाएगा, तो यहां से मेरे भाई आप इजीली निकाल लेंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू 36/5r। तो तुझसे क्या रेशियो पूछी गई है, लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, तुझसे पूछा गया है लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मैक्स इज 36/5r और लैम्डा मिनिमम इज बेटा 4/r। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका r से r कट गया, ये आपका 9 आ जाएगा। ये रेशियो सॉल्व करके 9/5 आती है। ए ऑप्शन जो है मेरे भाई वो अपने आप में सही है। अच्छा एडवांस की अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एडवांस के अंदर बेटा ये बात सदैव याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं इनके अंदर हर एक ऑप्शन एक अपने आप में सवाल है, ठीक है। तभी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी अगर मैं आपको बताऊं, याद रखिए आपको ऐसे सवाल थोड़े एंड में करें, मतलब आप इससे पहले सिंगल चॉइस कर लें, कुछ वो भी मिलते हैं। मैथ्स तो कॉलम आजकल बहुत स्कोरिंग आ रहे हैं, इंटीजर्स काफी हद तक स्कोरिंग होते हैं, इक्का दुक्का बस थोड़ा क्वेश्चन गंदा होता है, मैक्सिमम इंटीजर्स भी स्कोरिंग होते हैं। तो पहले नंबर वहां से जाके सिक्योर कर लो, उसके बाद उसको आगे और संभाल लो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अंदर बेसिकली आप लोग चला करो। अच्छा दूसरी बात अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, थोड़ा और अगर मैं आगे जाऊं,
कहाँ गया हमारा, हाँ अच्छा अगला सवाल क्या है, कह रहा है देयर इज ऑप्शन क्या है, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पास्ट। बेटा ये बिल्कुल गलत है। लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैक, पफांडी ये सारी अलग अलग सीरीज हैं, तो इनकी वेवलेंथ अलग अलग निकलती हैं। फॉर्मूला आपके सामने ये वाला होता है, बस लाइमन के लिए 1 हो जाएगा, बाल्मर के लिए 2 हो जाएगा, है ना, पास्चन के लिए, ब्रैक्ट के लिए वो जो आगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो ये ओवरलैप को कभी नहीं करती, ओवरलैप करती हो तो फिर अलग अलग सीरीज क्यों बनाएंगे, तो अलग अलग वैल्यूज है तभी अलग अलग सीरीज का नाम है। अच्छा यही वो कारण है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बार्मर डू नॉट ओवरलैप। तो हाँ लाइमन बार्मर की ओवरलैप नहीं करती, ये कह रहा है करती है, तो वो करती तो कभी भी नहीं है, वो गलत हो गया, तो डी आपका करेक्ट हो गया। सी एक स्टेटमेंट आपको और दी गई है, सी स्टेटमेंट में अपने को क्या कह रहा है, कह रहा था वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज गिवन बाय 1 + 1 / m स्क्वायर इनटू लैम्डा नॉट, है ना, और m इज एन इंटीजर, m की वैल्यू एक इंटीजर है, ठीक है, और लैम्डा नॉट है मेरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी से। तो लाइमन के लिए, यहां पे लाइमन की बात हो रही है, लाइमन के लिए अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं तो 1/λ नॉट क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, यही होगा, है ना। लाइमन के लिए लैम्डा नॉट हमारा जो है, लैम्डा नॉट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो टेक्निकली अगर तू देखेगा लाइमन के लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू जो आ रही है वो 1/r ही आ रही है, ठीक है जी। तो अब अगर हम लाइमन की बात करें n = 1 और मान लो n से तुम गिर रहे हो, तो जनरल अगर हम लाइमन की बात करें तो 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, यही होगा ना। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज गिवन बाय, तो लैम्डा नॉट की फॉर्म में आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आपको जनरल लाइमन का जो रिलेशन है इसे लैम्डा नॉट की टर्म्स में क्रिएट करना है। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, ये आपके सामने अगर आप एलसीएम ले लोगे ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर लूं, तो देख मेरा क्या बन जाएगा, ये तेरा लैम्डा बन जाएगा 1/r, ये तेरा बन जाएगा 1/r इंटू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तेरा ये बन जाएगा, ठीक है। आज इसमें भी देख मैं तुझे एक सही बात बताऊं, ये -1 + 1 कर, ठीक है, क्यों कर रहा हूं तुझे अभी समझ में आ जाएगा, और ये अगर हम एक वैल्यू ले लें तो n स्क्वायर माइनस 1 से अगर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1, n स्क्वायर माइनस 1 से अगर डिवाइड करो तो 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा मोटा हाँ, और ये 1/r जो है ये लैम्डा नॉट बन जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो लैम्डा नॉट की टर्म्स में यह, और n हमारा इंटीजर है, वही 1 2 3 4 5। तो यहां पे क्या कह रहा था अपने को, यहां पे कह रहा था m 1/1 1/m स्क्वायर, तो m इज इंटीजर, तो बेसिकली यहां पे अगर m स्क्वायर माइनस 1 होता ना डिनोमिनेटर में, है ना, तो वो ऑप्शन सही हो जाती, तो इसलिए वो भी गलत है आपका। तो टेक्निकली ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है ये मतलब ठीक होते रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, जब भी पेपर के अंदर ऐसा कुछ बहुत नियरेस्ट आंसर हो और वो मैच ना कर रहा हो, तो यूजुअली बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो एकलव्य बैच के अंदर थे, उनका ये लास्ट ईयर एक्सपीरियंस था जब उन्होंने इस क्वेश्चन को किया, तो उनको ये लगा कि यार नहीं मैं गलती कर रहा हूं, बच्चों ने मुझसे शेयर किया और बार बार उनको कैलकुलेशन के अंदर फिर दोबारा टाइम खराब किया। तो बेटा ऐसे चिंता मत किया करो, थोड़ा बहुत अगर ऐसा कई बार ऑप्शन स्मार्ट प्ले करता है एग्जामिनर, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, तो एक हद से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना, कैलकुलेशंस अगर आपने कॉशियसली की हैं तो ठीक ही होंगी, ठीक है। तो ये एक सवाल था जो आया था आपका, ठीक है जी। अच्छा ये सवाल 2018 का जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है, और ये नियरली क्वेश्चन सेट है बेटा, जैसा सवाल मतलब सेट मतलब जैसा जो लिखा गया है, अगर आप वो डेटा लिखते जाएं आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सवाल देखिए क्या कहता है, बिल्कुल हमारा ये वो सवाल है, मतलब जैसे कहते हैं ना लकीर के फकीर, जो कह रहा है वो करते जाओ आंसर निकल जाएगा। 2018 का पीवाईक्यू है, देखिए जरा, कह रहा है कंसीडर हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर Z, ठीक है जी, विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइज्ड है मतलब बोहर मॉडल वैलिड है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इन एमिशन स्पेक्ट्रम द फोटोन एमिटेड फ्रॉम 2 to 1, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा सीन है, n = 1 n = 2 n = 3। तो कह रहा है जब 2 से 1 हमारा फोटोन आया, ये जो 2 से 1 हमारा फोटोन आया उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है जी, हैज एनर्जी
74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर देन 3 से 2। अच्छा जी, तो ऐसे समझो, अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो एनर्जी मान लो E1 है, और जब 3 से 2 आ रहे हो तो एनर्जी मान लो E डैश है। ऐसे सोच लो, E और E डैश करते हैं, E1 E2 भी छोड़ो, E और E डैश। तो ये हमें ये कह रहा है कि जो E है वो E डैश प्लस 74.8 है। बेटा एक बार देख लो, ठीक लिख रहा हूं। जब तुम 2 से 1 आए हो तो एनर्जी 74.8 हायर है 3 से 2 से। तो 3 से 2 जो है वो E डैश है, और ये जो एनर्जी है ये उससे 74.8 हायर है। तो मतलब इसमें अगर मैं 74.8 ऐड करूंगा तो ये E हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहला काम तो तेरा ये बनता है कि तू इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर ले। अब आप क्वेश्चन कर लो, तो उसे पूछा गया आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, तो वो 13.6 है, जेड की वैल्यू पूछी गई है, जेड, जेड क्या होगा। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई देख यार, क्वेश्चन बिल्कुल सेट है। ये तेरा आ जाएगा कितना, -13.6, है ना, अपॉन n स्क्वेयर, ठीक है। और अगर आप देखो, अच्छा ये गैप निकालना है ना आपको 2 से 1 का, तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वेयर, है ना, अपॉन 2 स्क्वेयर में से माइनस किया -13.6 अपॉन 1 स्क्वेयर, ठीक है, इनटू जेड स्क्वेयर। ये लंबी इक्वेशन बनेगी, जरा ध्यान से देख ले। ये गैप कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये गैप कैसे निकलेगा? तो पहले तुम्हें यहां पे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, पहले तुम्हें n इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो कितनी होती है, -13.6 बाय 1 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, -13.6 इंटू, ये थोड़ा सा बेटा वो हो रहा है, इसे ठीक कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी पहले निकालेंगे कितनी आएगी, यहाँ पे निकालेंगे कितनी आएगी, -13.6 बाय 1 स्क्वेयर इंटू, और यार मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं बेटा, ये आप लिखेंगे यहाँ पे -13.6 बाय 1 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, और यहां पे जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 2 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। तो अगर आप गैप निकालेंगे, अगर आप गैप निकालेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो आप देख सकते हो जेड स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा, ये ई बनेगा। और ये अगर आप यहां पे देखेंगे, दिस इज इक्वल टू ई डैश, ई डैश की वैल्यू भी क्या होगी, वो होगी 3 से 2। तो पहले 3 पे निकाल लो, -13.6 बाय 3 का स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर बाहर ही निकाल दूंगा, माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है जी, और इंटू जेड स्क्वायर प्लस 74.8, प्लस 74.8। ये सारा जो है आप करिए, और करने के बाद आप यहां से z की जो वैल्यू है इस वैल्यू को निकाल लो, z की जो वैल्यू है इस वैल्यू को निकाल लो। तो तेरे सामने सिर्फ एक गंदी इक्वेशन बनी है मैथमेटिकली, सॉरी z में, z यहां भी आ रहा है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 13.6 बार कॉमन निकाल के z, मतलब z ही इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन है, तो z जो बोला z स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, ये सारी लिखी हुई है तुम्हारे सामने। z स्क्वायर सॉल्व करके बहुत अच्छा डेटा आता है, 9 आता है, सॉल्व करके z की वैल्यू 3 आती है। तो देख रहे हैं, एडवांस का सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन की पेशेंस टेस्ट हो रही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू है ना, एकदम घटिया लॉलीपॉप प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वैसे ही वार्म अप रख दिया है कि थोड़ा सा बेसिक लेवल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये बस वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैंने यहाँ डाल दिया। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो हमें ये कह रहा है कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो देख यार, हमारे पास एक सोर्स है, एक सोर्स है, और इस सोर्स से इसका जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, ठीक है, 0.2 मीटर है। तो सोर्स से क्या निकलेंगे, फोटोन्स, सोर्स से क्या निकलेंगे, फोटोन्स, फोटोन्स निकलने से क्या होगा, फोटो इमिशन होगा, और फोटो इमिशन जब होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे उनका होगा कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हमें गिवन है कितना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट, वो हमारा 0.6 वोल्ट हो जाएगा। और करंट जो है हमारा वो सैचुरेशन करंट 18 मिली एम्पियर है, ठीक है, और जो सैचुरेशन करंट है वो हमारा 18 मिली एम्पियर है, ठीक है विनय सर, बात आपकी समझ गई।
कह रहे द सेम सोर्स इज प्लेस्ड 0.6 मीटर अवे फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये कह रहा है कि इसी सेल से अगर इसका डिस्टेंस हमारा 0.6 मीटर कर दिया जाए, इसी सेम सेल से अगर उसका डिस्टेंस 0.6 मीटर कर दिया जाए, मतलब अगर मैं इसे 0.6 मीटर पीछे ले जाऊं, तो अगर मतलब इस डिस्टेंस को हमने कितना कर दिया 0.6 मीटर, तो टेक्निकली अगर मैं इतना पीछे ले जाऊं, तो आइडियली अगर तुम समझोगे इंटेंसिटी मैंने 1/9 कर ली, तो 0.2 से 0.6 किया, यानी कि 3 टाइम्स की। तो अगर डिस्टेंस सोर्स का है ना हमारा 3 टाइम्स हो जाए, तो इंटेंसिटी 1/डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिए ये बात। तो आपका डिस्टेंस 3 गुना हो गया, तो इंटेंसिटी 1/9 होगी। इंटेंसिटी 1/9 होगी, तो याद रखिए सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इंटेंसिटी 1/9 होगी, तो सैचुरेशन करंट भी 1/9 हो गया। तो नया सैचुरेशन करंट जो होगा वो पुराने सैचुरेशन करंट का 1/9 होगा। तो पुराना सैचुरेशन करंट हमारा 18 था, तो यहाँ पे 18 करिए मिली एम्पियर, 18/9। तो नया सैचुरेशन करंट जो निकल के आएगा वो आएगा 2 मिली एम्पियर। बट यहीं पर ये बात भी याद रखिए कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, याद रखिए E इंटू वी नॉट HF माइनस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। देख रहे हैं मेरी बात को? तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, और ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसकी स्लोप इस पे ही होती है, ये कई बार आपको बता चुका हूं। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी को चेंज करने से नहीं होता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। सेम मतलब पहले कितना था हमारा, 0.6 वोल्ट, तो वो वही रहेगा, लेकिन हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो हमारा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारा देखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन 0.6, सैचुरेशन करंट जो है वो 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार सवाल है अपने आप में। थोड़े से और सवाल आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने को आगे। कह रहा है जब एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन अ मेटेलिक सरफेस, द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 6 वोल्ट। बड़ा ही शानदार सा एक सवाल निकल के आया है। कह रहा है जब एक लाइट हमारी गिवन वेवलेंथ की इंसिडेंट हो रही है एक मेटेलिक सरफेस पे, मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द इमिटेड, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन है कितना, वो 6 वोल्ट गिवन है। कह रहा है पोटेंशियल जो है ये 0.6 पे आ गया अगर वेवलेंथ 4 गुना होगी। ठीक है, तो पहले तो आप इस बात को समझो कि ये जो के मैक्स होता है ये होता है E इंटू वी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां पे हमें ये गिवन है E इंटू 6 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, एक तो ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ये तुम्हें गिवन है। दूसरी वो ये बात कह रहा है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 हो जाएगा अगर एक और सोर्स जिसकी वेवलेंथ 4 गुना है। तो अगर 4 गुना वेवलेंथ तुम लोगे तो HC बाय 4 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू E इंटू 0.6, ये आ जाएगा E इंटू 0.6। तो 6 की जगह आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा HC बाय 4 लैम्डा, HC बाय 4 लैम्डा। ठीक है, और इंटेंसिटी हमने हाफ कर दी। तो इस इक्वेशन में इंटेंसिटी का कोई काम नहीं है। टेक्निकली इंटेंसिटी को आधा करने से सैचुरेशन करंट आधा होगा, बाकी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथमेटिकली आपकी कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा गया व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन। तो वही ये सवाल बस इतना है कि तुम्हें यहाँ पे लैम्डा और वर्क फंक्शन इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस यार हो गया सॉल्व, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके सामने E इंटू 6, मैं अगर लिखूं E इंटू 6 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। मैं अगर और कुछ ना करूं, मुझे जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है मेरे भाई, मैं सबसे पहले वेवलेंथ निकालना चाहता हूं तो वर्क फंक्शन को एलिमिनेट कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली 6 वोल्ट है ना ये, इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी HC बाय 4 लैम्डा माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले आओ। तो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/4 HC बाय लैम्डा। और अगर मैं यहां से थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं, है ना, थोड़ी सी भी अगर मैं बुद्धि लगाऊं, ये आपके सामने आ रहा है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/4, और HC बाय लैम्डा को अगर हम उसमें कन्वर्ट कर दें 1242,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ सीधा नैनोमीटर में निकाल लो, क्योंकि ऑप्शंस में चलो नैनोमीटर ना भी गिवन हो तो आप लेकिन कैलकुलेट कर सकते हो बेसिकली, है ना, नैनो बाद में आप उसको निकाल सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख यहां से बेसिकली तुझे लैम्डा नैनोमीटर मिल जाएगा, तो वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में तो यहां से निकाल ले, ये बहुत ही सिंपल है, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 1242 अपॉन 5.4, और यहां पे भी मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, ये अगर हम 3 से कट करें ये आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 1.8। ठीक है, और अगर आप ये सारा जो भी है ना कैलकुलेशन आप कर लो, तो जो भी आपका आंसर नैनोमीटर में आप निकाल लो, बाद में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके आप उसे इतना सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ले दे के अगर आप देखोगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी, तुझे अगर वेवलेंथ मिल गई तो वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर, तुझे यहाँ से वर्क फंक्शन मिल गया। मोटी मोटी बात सारी ये है, वर्क फंक्शन भी निकल जाएगा, वेवलेंथ भी निकल जाएगी, बाकी कोशिश में कोई दम नहीं है, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट रख के आप आगे बढ़ जाओगे। डन है, डन डन मेरे भाई, डन है मेरे भाई, कूल है, कूल मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए बेटा, अभी ना जो थ्योरी होती है ना, देखो आप समझो कुछ, ये जो जेई एडवांस है ना, जेई एडवांस की जिस स्टेज पे खड़े हो, ये जानना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, कि हम किस परिस्थिति में खड़े हैं। तो तुम जिस परिस्थिति में खड़े हो उस परिस्थिति के अंदर जो बेस्ट होता है वो करना चाहिए। तो आज की डेट में जो स्टेज है तेरी वो थ्योरी नहीं है, तू अगर 11th में होता तो ये बोलता थ्योरी पढ़, 2-4 बेसिक सवाल लगा फिर एडवांस का लगा, नहीं, अब तेरे को जो स्टैंडर्ड रिपीटेड पीवाईक्यूज एडवांस के वो करने हैं। ठीक है, तो जिस परिस्थिति में तेरा पेपर 15-20 दिन के बाद आता है, तो तुझे उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे चेंज करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चीजें बदलती रहनी चाहिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EA, देखिए जरा, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए। तो ये देखो मैंने क्या किया है, इस सवाल को हमने क्या किया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर जो है दोनों को क्लब किया है, और मैंने डी ब्रोगली और वो जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है फोटो इमिशन वाली, उनको क्लब करके सवाल बनाया। ठीक है, तो सवाल देखिए, तो कह रहा है फोटोन्स है जिनकी एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी, मेरे पास एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट स्ट्राइक्स द मेटल, तो ये एक मेटल के ऊपर हिट करते हैं, एंड इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E। तो यहां से जब ये बाहर निकलेंगे, जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, E की जगह मैं Ka लिखूंगा, वो Ka होगी। तो पहले तो लिख देते हैं हमारा ये 4 पॉइंट Ka जो होगा, मैं यहां लिख देता हूं, Ka जो होगा वो होगा 4.25 माइनस वर्क फंक्शन, तो एनर्जी 4.25 है, माइनस वर्क फंक्शन आप करोगे तो बेसिकली आपका Ka मिल जाएगा। ठीक है जी, और वेवलेंथ जो है हमारी, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इनकी अपनी एक डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी लैम्डा ए। ठीक है, तो पहले तो देखो हमारा ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, लैम्डा जो होता है वो होता है H/mv, जिसे आप लिख सकते हो H/√2mk। तो लैम्डा ऑफ ए जो होगा H/√2mka। मेरी बात तो समझ रहे हैं, 2m/ka। ठीक है ना, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे वेवलेंथ का जो रिलेशन होगा वो मैंने तेरे सामने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा ऐसे और आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं हमें द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो लिबरेटेड बाय अनदर सरफेस, एक और सरफेस है फ्रॉम अनदर सरफेस बी, है ना, वो हमें गिवन है। हाँ तो अच्छा, तो वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा, ये फाई ए आएगा। ठीक है, तो अब एक और बेटा हमारा सरफेस है, देखो वहां पे हमने कितनी एनर्जी दी है, 4.7 दी है। ठीक है जी, 4.7 दी है, वो एक हमारा और सरफेस है, उससे जो बेसिकली बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी के भी होगी, वेवलेंथ लैम्डा भी होगी। तो सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पे आप लिखोगे 4.7 केबी इज इक्वल टू 4.7 माइनस उसका वर्क फंक्शन, 4.7 माइनस उसका वर्क फंक्शन, सेकेंड वाले मेटल का वर्क फंक्शन दैट इज 5e। ठीक है, तो आप उसमें ये लिखेंगे, और पूछा गया इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज
लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा ए। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब देखो जरा अगर मैं यहां से लिखूं, जो लैम्डा बी होगा वो होगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के बी। तो अगर मैं यहां से लैम्डा ए बाय लैम्डा बी की रेशो निकालूं तो ये रूट ऑफ के ए, इनवर्स रिलेशन है ना, रूट ऑफ लैम्डा ए बाय लैम्डा बी की जो आएगी रूट ऑफ के बी बाय के ए। तो अगर आप लैम्डा ए और लैम्डा बी की रेशो निकालो तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी अगर आप करो तो ये 1:2 आ जाएगा, ये 1:2 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे और अगर स्क्वेयर कर दोगे तो के ए इक्वल टू 4 के बी आ जाएगा। देख लो एक बार जरा बेटा, अगर मैं स्क्वेयर कर दूं, अगर स्क्वेयर कर दूं तो ये 1/4 आ जाएगा, के बी के उधर आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 4 के बी। ठीक है, एक तो मुझे ये पता लग गया, के इक्वल टू 4 के बी। तो मैं अगर और कुछ ना करूं, इनको अगर डिवाइड ही कर दूं तब कुछ मिलेगा अपने को। देन तुझसे पूछा क्या गया है, अच्छा तो तेरे पास 4 वेरिएबल है, ले दे के तेरे पास 4 वेरिएबल है, ठीक है, तेरे पास ले दे के 4 वेरिएबल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम अनदर सरफेस। अच्छा, और देख बेटा हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देख यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तेरी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये तेरी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और ये जो तुझे दिया हुआ है ये तेरी दी हुई है थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन तुझे बेटा यहां दी हुई है, के बी इक्वल टू के ए, के बी इक्वल टू के ए माइनस ऑफ 1.5, माइनस ऑफ 1.5। तो ये तेरी आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ये तेरी आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तेरे वेरिएबल्स कौन कौन है, तेरे वेरिएबल्स है के ए, तेरा वेरिएबल है के बी, तेरा वेरिएबल है फाई ए, तेरा वेरिएबल है फाई बी। तो तेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 इक्वेशंस तूने लिखनी है, तू राजा है, तू बादशाह है, तू सॉल्व कर ले। सारे वेरिएबल्स तू सॉल्व करने जानता है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं है, ठीक है। तो मैं तेरा काम एक और आसान कर सकता हूं, तो वो ये कर सकता हूं, देख यहाँ पे के बी में एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो पहले के बी सॉल्व करने, के को लिख दे 4 के बी, यहाँ लिख दे 4 के बी, तो 3 के बी इधर आ जाएगा, उसको इधर ले वो उधर चलेगा, 3 के बी इक्वल 1.5, के बी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, तो के बी की वैल्यू आप सॉल्व करना, के बी हमारा 0.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर वो 0.5 आ जाएगा तो वो हमारा 2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी है के बी सॉल्व हो गए तो डेफिनेटली आप ये सारी ऑप्शंस बाद में निकाल सकते हो, मैच करके आपका आंसर निकल आएगा। तो टिपिकल हार्डकोर एडवांस का सवाल है, जैसा एडवांस के अंदर क्वेश्चन आता है उसी स्पिरिट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इट्स वेरी 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 गुड क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आज का जो बेटा सेशन है ये एडवांस के नाम का सेशन है। आप देख सकते हो कि मैं आपको कितने सारे कंसेप्ट जो हैं एक चैप्टर के एडवांस के अराउंड बता रहा हूं, जो एक्चुअली अच्छे सवाल है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सेशन है, सब बच्चे मजे लेते हुए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करो। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करो, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जरा रीड करें। विनय से थोड़ा पानी पी रहे हैं। हम्म हम्म देखिए जरा, आओ बहुत खूबसूरत सवाल है बेटा। देखो जरा, आपके पास एक न्यूक्लियस है प्लस जेडी, इसके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लो माइनस ई कॉमा एम, और आप जानते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से नीचे गिरता है तो यहां से एक हमारा फोटोन एमिट होता है, एक फोटोन एमिट होता है ना, एक फोटोन एमिट होता है जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा, ठीक है। और कई बार आपसे क्वेश्चन के अंदर ना आप सिंपली क्या लिखते हो, आप लिखते हो जो डेल्टा ई है, जो भी एनर्जी का बेसिकली गैप होगा वो एच सी बाय लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। आप ऐसे करके अपना आंसर निकाल देते हो, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स है ना हमें बस इतने पूछा था कि वेवलेंथ बताओ, जो आप अपना रिजल्ट निकाल लेते हो। बट कई बार आपसे क्वेश्चन के अंदर बेटा ये पूछ लिया जाता है कि यार ये जो एटम है ये कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा, कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा। ये अब ये रिकॉइलिंग क्या है, ये बिल्कुल एक गन की तरह से अगर आप रिलेट करें कि जैसे मान लो मैंने एक गन चलाई,
मैंने एक गन चलाई और गन से जब बंदूक से जब गोली बाहर निकलती है तो गन पीछे रिकॉइल कर, बिल्कुल वैसे वाला सीन है। तो अगर यहां से मान लो एक बुलेट अब यहाँ पे फोटोन है, अगर एक बुलेट बाहर निकला तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए नेट मोमेंटम तो जीरो ही है ना, तो वो रिकॉइल पीछे को करेगा। तो बिल्कुल वैसे वाला सिचुएशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बुलेट सिस्टम है और कई बार आपसे रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल एनर्जी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा बेटा एक रूल है, आप इसे ऐसे याद रखिए कि हमारा इनिशियल मोमेंटम कंजर्व कर रहा है बेसिकली, है ना। जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम सिस्टम का बाद में होगा। ठीक है, तो पहले मोमेंटम हमारा जीरो था, पहले मोमेंटम सिस्टम का जीरो था। फाइनल मोमेंटम इसका पॉजिटिव h बाय लैम्डा, है ना, h बाय लैम्डा। इसका जो है ये पीछे रिकॉइल कर रहा है, दैट इज m इंटू वी, m इंटू वी, और v जो है वो रिकॉइल वाला आप लोगे। तो यहां से अगर आप रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आपके सामने आ जाएगी h बाय एम लैम्डा, h बाय एम लैम्डा। और h बाय लैम्डा जो है ये डेल्टा ई बाय सी है, h बाय लैम्डा जो है वो डेल्टा ई बाय सी है। तो अगर मैं यहाँ पे और कुछ ना करूं तो ये हमारा h बाय लैम्डा जो है वो डेल्टा ई बाय सी है। तो वैसे भी मेरे बच्चों में ये बात याद रखना, इट इज डेल्टा ई बाय एम सी, डेल्टा ई बाय एम सी, डेल्टा ई बाय एम सी, डेल्टा ई बाय विनय सर एम सी। यस सर, डन है, डन है मेरे भाई, बात समझ गए। ठीक है, सॉरी मैंने गलत, ये लाइन बीच में कैसे आ गई इसके, डेल्टा ई बाय एम सी। तो तू समझ गया मोटी मोटी बात जो मैं तुझे बता रहा हूं। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप सभी लोग बेटा इसका फॉर्मूला ही याद रख लो। किसी भी, है ना, अगर ट्रांजिशन हुई है उस ट्रांजिशन में ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस अगर डेल्टा ई है तो डेल्टा ई बाय एम सी इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट एटम। ठीक है, और तुझसे अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो काइनेटिक एनर्जी होती है तेरी हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, एंड v का स्क्वेयर इज डेल्टा ई बाय एम सी का स्क्वेयर। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है डेल्टा ई स्क्वेयर अपॉन एम सी स्क्वेयर का ट्वाइस। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी, डेल्टा ई स्क्वेयर बाय 2m ई स्क्वेयर, डेल्टा ई स्क्वेयर बाय 2m ई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है ये बेसिकली उसका क्वेश्चन है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, डन है मेरे भाई। बेटा देख यार, ऑनेस्टली एक बच्चा रिजल्ट को लेके बोल रहा है, बेटा देख मैं अगर आपको सच्ची ये बात अपने दिल की बताऊं, मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया कि यार एनटीए ऐसा कर कैसे सकता है। मतलब ये कैसे कर सकता है जो एनटीए ने इस बार अपने रिजल्ट्स के अंदर किया है, ये अभी तक मतलब ना, कहते हैं जब सदमा लगता है ना, सदमे को बर्दाश्त करने की भी स्टेजेस होती हैं। तो मेरी तो अभी तक बेटा वो पहली स्टेज जब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ना, ये वो वाली सिचुएशन है। मतलब कर कैसे सकता है यार, कितनी मेहनत से माँ बाप, बच्चे, परिवार एक मिलके अपना सपना देखते हैं कि यार अपन अपनी पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे। और मैंने देखा है इस जेई में अगर बच्चे अच्छा कर लें तो उनकी आने वाली कई पीढ़ियां बदल जाती हैं, गांव के गांव बदल जाते हैं, शहर के शहर बदल जाते हैं, बच्चों का मतलब जनरेशन का पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। तो मैंने देखा उस चीज को होते हुए अपने कैरियर के अंदर, और इतनी जहां पे भक्ति के साथ पूरा परिवार लगाओ तो एनटीए कर कैसे सकता है ऐसे रिजल्ट्स के अंदर। यार ये वाकई बेटा अभी तक मैं भी हजम नहीं कर पाया, क्या इतनी कैजुअलिटी के साथ, क्या इतने मतलब भोलापन कर लूंगा, क्या बोलूंगा इसको, अब केयरलेस तरीके से रिजल्ट्स जनरेट किए जा सकते हैं, ये अभी तक मैं भी, और वो भी इंडिया लेवल पे जो एक ऐसा देश जो एक उभरती ऊर्जा शक्ति है, जिसका यूथ जो है वो बहुत अग्रेसिव है, जहां पे अच्छे माइंड वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा ओवरऑल जो है मतलब सिस्टम पे थोड़ा उठा तो है इस चीज से पूरी। और एनटीए कर कैसे सकता है ऐसे, ये अभी तक मेरे लिए भी एक बेटा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बट मैं आपको कई बार ये बात बोलता हूं कि ठीक है, अब ये युद्ध है, ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हर मोर्चे से लड़ा जाएगा। तो जितनी ताकत शक्ति मेरे में है अपन पूरी बेटा यूज करेंगे। एंड न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिन बच्चों की रात की नींद खराब हुई है उनका न्याय कहां से लाके दोगे, क्या ऐसा कॉम्पनसेट कर दोगे जिससे उन बच्चों को न्याय मिलेगा, उनका जो डिप्रेशन फील हुआ, एंग्जाइटी हुई है, तो न्याय तो नहीं आएगा। बट हाँ, इस युद्ध का है ना जो है अपन लड़के पूरा लड़ेंगे। तो और इसको जितनी मेरे में ताकत है, क्षमता है, सामर्थ्य है, उसको पूरा यूज करके, है ना, दिस विल गेट हर्ट एंड वी विल मेक श्योर दैट दिस गेट हर्ट्स। तो ये जो है ये हर्ट हो, ये सुना जाए, इसके ऊपर कोई जवाब आए तो छोड़ेंगे नहीं बेटा। डन, हाँ चिंता ना करो, बस अभी करो, आओ पढ़ाई पे लगते हैं अपन। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, आंसर आपके सामने है, तो ई बाई एम सी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आइए जरा बेटा कुछ सवाल जो है अब आपको थोड़े से दिखाते हैं रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर बेटा अब थोड़ा सा आपको मैं यहां पे शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं। न्यूक्लियस जेई मेन से डिलीट हुआ है, एडवांस से नहीं हुआ। तो आप सभी बच्चे ये मेक श्योर करें कि आपको न्यूक्लियस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेंस की वजह से इसकी प्रैक्टिसिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड हैं, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियस के क्वेश्चंस बहुत डुएबल होते हैं, ठीक है। आपको भी दिखाऊंगा। अभी पीवाईक्यूज देखिए आप। अब 2022 जो था ये एक टफ ईयर था, दिस वाज अ वेरी टफ ईयर, ठीक है। ऐसे ही 2016, लेकिन 22 और 16 के अंदर दोनों क्वेश्चन जो आए हैं इंटीजर्स में वो न्यूक्लियस के आए हैं। और अब देखिए ये रेडियो एक्टिविटी का है और ये बहुत आसान है। तो टफ ईयर के अंदर भी आसान क्वेश्चंस मिल जाते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये एक थोड़ा ट्रेंड दिखा है, तो इसको इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस की वजह से ये कई बार इग्नोर हो जाता है कि वहां डिलीट हो गया और शायद हमें नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन रेडियो एक्टिव डिके चेन रिएक्शन, एक चेन रिएक्शन है। थोरियम जो है वो है 90-230, 90-230। इट डिकेज इनटू पोलोनियम 84-214, ठीक है जी। और आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा टू नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो मान लो मेरे x अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं He2 और मेरे y बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल जो होते हैं याद रखिए, बीटा पार्टिकल इज बेसिकली माई इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास नंबर 0 होता है, याद रखिए, और एटॉमिक नंबर अपन -1 लेते हैं। आइडियली तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो होता है ये वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, मास नंबर न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। लेकिन एक न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपको उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखने पड़ेंगे। तो मजबूर हो, अब आप क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड असम्पशन है, याद रखिए। मास नंबर इलेक्ट्रॉन का 0 लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर -1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में डाल दो तो प्रोटॉन खा जाएगा ना एक आपका बेसिकली, तो प्रोटॉन को कम कर दिया, तो इसलिए एटॉमिक नंबर -1। इसको ऐसे थॉट देके याद रखा जा सकता है, लॉजिक नहीं है, वो थोड़ा याद रखने का तरीका है, ठीक है जी। तो चलिए आपसे यहां पे पूछा गया है द नंबर ऑफ अल्फा टू नंबर ऑफ बीटा। तो तुझसे पूछा गया है x/y की रेशियो कितनी है, ये सवाल है, कितने अल्फा और कितने बीटा निकले। तो देख यार, बड़ी सिंपल सी बेटा, मैं तुझे बात बता देता हूं ये, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। अगर हमारे पास किसी एक न्यूक्लियस से हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है तो याद रखना एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, मास नंबर 4 कम होता है, ठीक है। और अगर किसी न्यूक्लियस से एक हमारा बीटा पार्टिकल, और बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव मानते हैं अपन, बीटा नेगेटिव पार्टिकल अगर निकलता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला E-1 0, तो याद रखना आपका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है ना। अगर आप बैलेंस आउट, यहाँ पे Z है तो बैलेंस आउट करोगे तो एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे Z+1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर आपका सेम रहता है। तो जब भी कभी तुम्हारे सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे कि आपका मास नंबर 230 से 214 हो गया, तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि भैया यहाँ पे कितना हमारा मास नंबर में चेंज आया, तो वो आएगा 230 - 214, तो तेरा आंसर निकल के आएगा ये कितना, यहाँ पे 16। और अगर मैं तुझसे पूछूं भैया हमारा डेल्टा Z कितना आया, तो वो 90 से 84 हो गया। तो 90 - तू 84 कर, तो तेरा जो डेल्टा Z निकल के आएगा वो तेरा कितना निकल के आएगा, वो 6 निकल के आएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बच्चा ये कह सकता है कि सर अगर एटॉमिक नंबर 6 कम हुआ है तो एक अल्फा पार्टिकल से 2 कम होता है ना। अगर आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे तो Z डिक्रीज बाय 2 और जो A है दैट डिक्रीज बाय 4, है ना। आपका यही कंक्लूजन निकलेगा। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो A हमारा सेम रहेगा और जो Z है वो हमारा इंक्रीज, Z हमारा इंक्रीज बाय 1 है, Z हमारा इंक्रीज बाय 1 है। तो आप कैसे हैंडल करोगे? एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर Z 2 कम हो रहा है ना, एक अल्फा से Z 2 कम हो रहा है, तो 2 अल्फा से 4 कम हो जाएगा, 3 अल्फा पार्टिकल से 6 कम हो जाएगा। तो एक बच्चा क्या करेगा, आंसर दे सकता है अपना, एक नादान बच्चा अपना आंसर दे सकता है कि सर अगर डेल्टा Z को 2 से डिवाइड कर दूं
मतलब यहाँ पे ये 6 था, इसको 2 से डिवाइड करूं तो 3। तो बेसिकली एक बंदा आंसर दे सकता है कि x की वैल्यू 3 है। कि बेसिकली 3 अल्फा निकले होंगे, है ना, मोटी मोटी बात, क्योंकि एक अल्फा से 2 कम हो रहा है ना। ऐसे 2 अल्फा से 4 कम होगा, 3 अल्फा से 6 कम होगा। तो बेसिकली इसे निकालने का तरीका डेल्टा जेड बाय अगर आप 2 करो तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे 3। और मैं आपको बता दूं ये गलत है अगर तुम ये करते हो। अल्फा पार्टिकल कभी भी जेड से नहीं निकालना, क्योंकि जो जेड का चेंज है उसके अंदर अल्फा भी हो सकता है इन्वॉल्व और बीटा भी हो सकता है, क्योंकि बीटा से भी जेड चेंज होता है। तो तुम जेड को अल्फा से लिंक नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात पक्की है, बीटा से ए चेंज नहीं होता। तो ए के अंदर जो भी चेंज है वो ऑथेंटिकली सिर्फ और सिर्फ अल्फा का चेंज है। तो याद रखिए यहां पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जब भी आपने निकालने हैं वो मास नंबर से निकालने हैं, दैट इज डेल्टा ए बाय 4। क्योंकि अगर मान लो डेल्टा ए की वैल्यू 4 है तो मतलब 4 कम हुआ तो 1 अल्फा निकला। अगर डेल्टा ए की वैल्यू 8 है तो 8 बाय 4 मतलब 2 अल्फा निकले। समझ गया? तो तुझे हमेशा याद रखिए, जो तुझे वर्ड में दे रहा हूं ये स्टेटमेंट से दोबारा कभी कंफ्यूज मत हो रही हो जीवन में। जब भी कभी मुझे अल्फा पार्टिकल का काउंट निकालना है, मैं मास नंबर के चेंज से बाय 4 करके निकालूंगा, और किसी तरीके से नहीं निकालूंगा, बिकॉज इसके अलावा तो कोई और तरीका करेगा पक्का तेरा गलत निकल गया। ठीक है? हाँ बिल्कुल मेरे भाई। तो डेल्टा ए बाय 4 आपको करना है। तो डेल्टा ए की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ पे 16 है, तो 16 बाय 4 अगर मैं कर दूं, 16 बाय 4 अगर मैं कर दूं तो ये 4 निकल आएगा। 16 बाय 4 में कर दूं तो ये 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली हमारी सॉल्व करके 4 आ जाएगी। ठीक है जी। और अब जरा ध्यान से सुनना, अब आप अपना वो निकालो। देखो हमारा अगर x z a से आपका, सॉरी हमारा क्या था, हमारा था थोरियम, थोरियम है ना। तो थोरियम 9230 था, थोरियम 9230 था। ठीक है, अभी बीटा के ऊपर जा रहे हैं। 90 था, 230 था। तो अगर मान लो मैंने 4 अल्फा पार्टिकल निकाल दिए तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। अगर मैं y यहां पे निकाल लूं तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। हमें मिलेगा, ये आ जाएगा 8 कम हो जाएगा, 4 टू द 8, तो 8 कम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 कम हो जाएगा 82 बन जाएगा, 82 बन जाएगा। और ये 16 कम हो गया तो ऊपर बन जाएगा 214। ठीक है, 82 214। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, 82 214, तो मुझे 84 चाहिए। 214 ठीक है, मुझे 84 चाहिए। तो तुझे 2 बढ़ाना है। तो 2 कैसे बढ़ेगा, सीधी बात है, सीधी बात है। अगर मैं यहां से 2 बीटा पार्टिकल और निकाल दूं तो मास नंबर सेम रहेगा, और यहाँ पे अगर -2 है तो यहाँ पे तुझे +2 करना पड़ेगा। तो ये तेरा जो वैल्यू है ओवरऑल ये तेरा 84 बन जाएगा। ये जो तेरा वैल्यू है विनय सर ये तेरा 84 बन जाएगा। समझ गए? तो बेसिकली गेम अगर समझी जाए कि अगर मास नंबर 80, एटॉमिक नंबर 82 था, मुझे 84 चाहिए, तो एक बीटा निकालेगा तो 1 बढ़ जाएगा, ऐसे सोच लें। 2 निकालेगा तो बेसिकली 2 बढ़ जाएगा, तो 2 और बढ़ाना था। तो बेसिकली 2 बीटा पार्टिकल, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, इनका रेशो 2 आ जाएगा। x बाय y का रेशियो 2 आ जाएगा। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो सॉल्व कर। और ये 2022 का सवाल है जो कि टफ ईयर था, कोई मुश्किल नहीं है। ये समझाने में समय लगा दिया मैंने तुझे ज्यादा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये गलतफहमी मत ले जो कि क्वेश्चन टफ है। एक एडवांस का 2019 का पीवाईक्यू आपको बता रहा हूं। इसे हम बोलते हैं पैरेलल डिके। ये एक पैरेलल डिके का सवाल है कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल डिके फॉलो करता है, तो एक ऑब्जेक्ट से बेटा हमारा बी भी बनेगा, एक ऑब्जेक्ट से हमारा सी भी बनेगा। ठीक है जी। तो एक ऑब्जेक्ट इधर से भी डिके कर रहा है, इधर से भी डिके कर रहा है। इसका डिके कांस्टेंट λ1 है, इसका डिके कांस्टेंट λ2 है। ठीक है, ठीक है। तो पैरेलल डिके बेसिकली चल रहा है, मतलब ए से बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है क्वेश्चन में। ये बड़ा एक फेमस कैटेगरी है। तो क्वेश्चन देखो, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो हमारा किसका है, K1940 का। ठीक है, तो K1940 है। तो K1940 से आपका, मैं यहां बना देता हूं अगली स्लाइड पे। तो K1940 से आप 2 अलग अलग सैंपल बना रहे हो। तो कौन कौन है, डिके इनटू स्टेबल कैल्शियम 2040, तो कैल्शियम 2040 बना रहे हो, और आपका स्टेबल आर्गन 1840 बना रहे हो, आर्गन 1840 बना रहे हो। ठीक है, विद डिके कांस्टेंट। अच्छा, ये डिके कांस्टेंट की वैल्यूज भी हमें गिवन है। इसका डिके कांस्टेंट 4.5 इंटू 10 की पावर -10 है। तो 4.5 इंटू 10 की पावर -10,
और पिछला जो है वो है 0.5 इंटू 10 की पावर -10, 0.5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। ये है गिवन दैट इन दिस सैंपल ऑल द स्टेबल, है ना, हमें λ1 λ2 की वैल्यू गिवन है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, जब भी कभी पैरेलल डिके आपका हो, हमेशा ये बात सदैव याद रखना, जो इक्विवेलेंट लैम्डा होता है, क्योंकि दो लैम्डा साथ साथ चल रहे हैं, वो हमेशा λ1 + λ2 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर तुझे बात समझ में आती है तो तू वैसे ही रह जाए, ठीक है ना। तो अगर तुझे ये पता है कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट है वो λ1 + λ2 है, तो कई बार इक्विवेलेंट हाफ लाइफ पूछा जाता है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा ln/t इक्विवेलेंट, यहाँ पे आ जाएगा ln2/t1, यहाँ पे आ जाएगा ln2/t2। तो कई बार ना तुझसे इक्विवेलेंट हाफ लाइफ पीरियड पूछ लिया जाता है, तुझे वो हाफ लाइफ दे देगा और तुझसे पूछ लिया जाएगा, तो ln2 तेरा कट जाएगा, तो t डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी t1 t2 अपॉन t1 + t2। तो सिंपल सा रूल है, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी t1 t2 अपॉन t1 + t2। कूल, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ की वैल्यू तेरी आ जाएगी t1 t2 अपॉन विनेसर t1 + t2। डन है, कूल है, ठीक है, कूल है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो तुझे अपने जहन के अंदर बिठा के रखना है। इक्विवेलेंट हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी t1 t2 अपॉन विनेसर t1 + t2। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले डिके का हाफ लाइफ है लेट्स से 2 इयर्स, दूसरे का है 6 इयर्स, तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ क्या होगा, तो निकाल देंगे। तो खैर यहाँ पे λ1 λ2 तुझे गिवन है, तो एक तरह से तुझे लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो है तेरे लिए, इन दोनों को अगर तू ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। अच्छा, अब तुझसे पूछा गया है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कह रहा है आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है जी। इन टाइम दीज ईयर्स द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन टू द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 99। तो देख जरा, अब ये हमारा कुछ ऐसा सीन है, अब जरा ध्यान से देख बेटा, हमने इक्विवेलेंट लैम्डा निकाल लिया। अब तुझे ये फॉर्मूला तो पता है ना, n = n0। अगर मान ले इसके जो टाइम 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो थे वो n0 के बराबर थे, e⁻⁻ लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी आ जाएगा, जल्दी बोल, है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा विनेसर। अब यहां पे देखो क्या है, वो ये कह रहा है कि देख ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये टूट रहा है। तो इनिशियल अगर इसके n0 थे और फाइनल हमारे अगर n0 बाय, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे कितने हो जाए, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन न्यूक्लियाई टू द रेडियो एक्टिव इज 99। तो ये कह रहा है कि इधर जो है ये दोनों जो है ये 99 है। तो इसे ऐसे समझ ले, बड़ी सिंपल सी बात, कि अगर सिंपल सी बात बताऊं, अगर ये x था, ये हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट से ये y बना, ठीक है। तो मतलब y, मतलब अब ये जो है ये हमारा, अगर मैं देखूं, ये हमारा पहले n0 था और ये हमारा 0 था। अब आगे चलकर ये हमारे बन गए कितने, 99। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, ये हमारे कितने रह गए, सीधी बात है, अगर मान लो 100 ही मान लेते हैं, चलो बात ही खत्म करो, ये 100 थे और वो हमारे 0 थे। अब ये 99 हो गए, तो ये हमारे कितने बचे, ये हमारा 1 बचा, जल्दी बोल, सीधी सी बात है कि नहीं बची है। अगर ये 100 थे वो 0 था, इक्विवेलेंट बता रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट मतलब अब ये इन दोनों को क्लब करके एक सिंगल डिके बना लिया अपन ने। तो ये 100 थे वो 0 थे, और तुझसे पूछा गया है कि ये टाइम कितना होगा जब वो जो नेट है, मतलब इसका मिला के जो नेट है वो 99 हो जाए और ये 1 हो जाए, तभी रेशियो 99:1 आएगी। आई गेस द रेशियो ऑफ सम ऑफ कैल्शियम एंड प्लूटो जो भी आर्गन है टू रेडियो एक्टिव जो है वो हमारा 99 आ जाए। तो मतलब ये 99 और ये 1 तभी आएगी आपका। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, ये बेसिकली 100 से 1 करना है। तो अगर मैं इसे n0 कह रहा हूं, ये अगर मैं n0 कह रहा हूं, तो ये जो है ये n0/100 है ना, क्योंकि 100 का बाय 100 करोगे तभी 1 बनेगा। तो बेसिकली तुझसे क्या पूछा गया है कि जब ये n हमारा n0/100 हो जाए, उसके लिए वक्त कितना होगा, तो देख जरा, यहां से ये कट गया,
ये 100 की पावर -2 आ जाएगा और 10 की पावर -2 आ जाएगा, और अगर मैं लॉग ले लूं तो ये आ जाएगा 2ln10, माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू टी। और यहां से मेरे भाई देख, तुझे सिर्फ टी निकालना है, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू भी तेरे सामने गिवन है। आगे लॉग लूग है, सॉल्व कर ले, सॉल्व करके फाइनल जो भी कैलकुलेशंस है करके तेरी वैल्यू टी की वैल्यू आ जाएगी 9.2 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। ठीक है, तो फाइनल जब तू सॉल्व करेगा तो तेरा ये आंसर आएगा टाइम पर 9.2 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। ये तो सॉल्व करके अपना आंसर आगे रिपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा सवाल है। अब ऐसे ही मैं एक तुम्हें भाई दिखाना चाहता हूं 2016 का। ये भी हमारा एक टफ ईयर था बच्चों, इसका पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन इसका आप इंटीजर देखिए, ये बड़ा टफ ईयर था। इंटीजर देखिए, इंटीजर बिल्कुल लॉलीपॉप इंटीजर है। इंटीजर ऐसा है कि जिसको देख के ही आपको नजारा आ जाएगा, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कह रहा है यार एक एक्सीडेंट है न्यूक्लियर लेबोरेटरी में हुआ, रिजल्टेड इन द डेपोजिशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ 18 डेज। तो मेरा जो हाफ लाइफ है वो 18 डेज के बराबर है। ठीक है वेने सर, ये बात हम समझ गए, 18 डेज के बराबर है इनसाइड लेबोरेटरी। टेस्ट रिवील्ड दैट द रेडियो एक्टिव वाज 64 टाइम्स। तो मेरी बात समझ गए, हमारी जो परमिसिबल लिमिट है वो 64 पे खड़ी है। हमारी जो है परमिसिबल लिमिट वो 64 टाइम्स ज्यादा है ना। लेबोरेटरी में कुछ धमाका हो गया, फॉर द सेफ ऑपरेशन इन द लेबोरेटरी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के बाद आप उसको सेफ मान पाएंगे। ठीक है, तो बड़ी सीधी सी बात है, 64 से अगर एक हाफ लाइफ आती है तो 32 बन जाएगा, 32 के बाद 16 बन जाएगा, 16 के बाद 8 बन जाएगा, 8 के बाद 4 बन जाएगा, 4 के बाद 2 बन जाएगा, 2 के बाद 1 बन जाएगा। तो तू देख कितनी हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ यहाँ पे आ गई, एक हाफ लाइफ यहाँ पे आ गई, एक हाफ लाइफ यहाँ आ गई, एक हाफ लाइफ यहाँ आ गई, एक हाफ लाइफ यहाँ आ गई। कितना लॉलीपॉप प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, और वैसे भी आप देख लो 64 है 2 की पावर 6, तो बेसिकली 6 हाफ लाइफ लगेंगी इसको वैल्यू 1 पे पहुंचने में, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है। तो 6 हाफ लाइफ विल बी कंज्यूम। तो टाइम जो लगेगा मेरे ख्याल से 18 इंटू 6 लगेगा। तो ये सिंपली अगर आप करोगे तो ये 108 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 2016 जो कि टफ साल था, ये उसका सवाल है मेरे भाई, ये उसका सवाल है। क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही लॉलीपॉप सा टाइम पास सवाल है। ठीक है, आप बिना पेन उठाए भी ऐसे क्वेश्चंस को मेरे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहे। अगेन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बेटा वेदांतो जी ने लिया है। कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले है ना हमारे एक मित्र हैं, जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें। आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच एज अ गुड बैकअप प्लान। ठीक है, तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।